गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर, उसको हम लोग शुरू किए हुए हैं और वही कंटिन्यू चल रहा है। ये जो आज का जो टॉपिक है या आज का जो वीडियो है वो हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। और इसके बाद जो ये वीडियो कंप्लीट हमारा 7 पार्ट्स में हो गया, लेकिन इसके बाद एक हम रिवीजन वीडियो डालेंगे जो कंप्लीट एक वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा, जो शॉर्ट में होगा और कंप्लीट जो है पूरे चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो 2-3 टॉपिक है। इसमें जो 2-3 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर है, छोटा सा टॉपिक था, अलग अलग नहीं बना सकते थे। दूसरा जो है ना सम इम्पोर्टेंट ट्रीटीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, आप देखेंगे तो ये सब चीज़ जो है ना आपको बुक में साफ साफ कहीं पर मिलेगा नहीं, या बहुत सारे लोग इसको कवर भी नहीं करते हैं। लेकिन हम चूँकि पहले भी बताए थे कि हमारा मकसद सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम का नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम का नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो और भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको ध्यान में रख करके भी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इन सब टॉपिक को कवर किए हैं और एक तरीके से मिसलेनियस वीडियो हो गया ये, कि जो बचा हुआ टॉपिक सब है आप यहाँ पर देखेंगे कुछ और है, ट्रूमन डॉक्ट्राइन है, मार्शल प्लान है, तो हम सभी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पर, जो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा और एग्ज़ाम में या और अलग अलग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जो इसका हमारा पहला है, ठीक है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, इंडिया का क्या सिचुएशन था, या कोल्ड वॉर के दौरान कि इंडिया का जो है वो क्या स्टेप्स था। तो हम लोग पहले भी देखे, जो नाम का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन 1945 से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जो कि 1991 तक चला। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि हम दोनों अलायंसेज में से, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, इन सब में से किसको ज्वाइन करें और हम करें। और हम लोग देखें कि जो है इंडिया और इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि अभी अभी आज़ाद हुई थी, पहले कॉलोनाइज थी, अभी इनको आज़ादी मिली थी, तो वो सब जो है वो नाम ज्वाइन करती है। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी भी किस पर बेस्ड होता है, नाम पर बेस्ड होता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू कर देता है कि ना ही हम वेस्टर्न अलायंस के साथ हैं, ना ही हम ईस्टर्न अलायंस के साथ हैं, और हम जो है एक तीसरे जो है ग्रुप में शुरू हो रहे हैं। और जिस ग्रुप का कुछ मकसद वगैरह सब भी था कि हम ना ही दोनों अलायंस को ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ को भी हम जो है वो समझाएंगे किसी भी अलायंस को नहीं ज्वाइन करें। इसके अलावा जो सब कंट्रीज़ अभी भी आज़ाद हैं, हम अभी भी गुलाम है, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारे यहाँ जितनी भी डिस्पैरिटीज़ है, इलिटरेसी, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वैसा ही इंडिया भी नाम का फाउंडिंग मेंबर था, तो इंडिया का भी पॉलिसी जो था, ठीक है, वो नाम का ही रहा और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन आगे चल करके इंडिया का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि देखते हैं एक वक्त ऐसा आता है कि 1972 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू होता है और इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू हो जाता है, बांग्लादेश क्राइसिस के दौरान या बांग्लादेश की जो फॉर्मेशन हो रही थी उस दौरान, और इंडिया पाकिस्तान वॉर में अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर देता है पाकिस्तान को। तो इंडिया को अमेरिका के पावर को बैलेंस करने के लिए इंडिया को मजबूरन यूएसएसआर से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ जाती है। तो उसी वजह से इंडिया का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिया की पॉलिसी तो थी, ना ही हम अमेरिका को ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही हम यूएसएसआर मतलब ईस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो ज्वाइन किया यूएसएसआर को। तो यही इंडिया का क्रिटिसिज्म होता है कि आप तो कहे थे ना ही हम आपके साथ हैं, ना ही हम इनके साथ हैं, लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न अलायंस की कंट्रीज़ ये आवाज़ उठाती है कि आप तो कहते कि ना ही आप वेस्टर्न अलायंस के साथ हैं, ना ही हम वेस्टर्न अलायंस के साथ हैं, लेकिन आप यूएसएसआर को तो साइन कर लिए। इस तरीके से देखा जाए कि आपकी जो नाम की पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड है, मतलब आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो आप अपने लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे, आप उस रूल रेगुलेशन पर नहीं बने रहे। लेकिन उस ज़माने में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित इंदिरा गांधी जो है वो इसका बहुत ही खूबसूरती से जो है वो जवाब देती है, और इंदिरा गांधी कहती है कि अगर हम फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किए हैं
यूएसएसआर के साथ, तो उस फ्रेंडशिप ट्रीटी में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हम आपके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी नहीं कर सकते, या ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि हम जो है सिर्फ यूएसएसआर के ही फ्रेंड है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके भी फ्रेंड बन सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है ये अच्छे से इंदिरा गांधी इस बात का जवाब देती है, लेकिन फिर भी इंडिया का क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ है कि पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है या आम डिस्कशन होता है कि नैम से इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्या नैम जो से इंडिया को कोई फ़ायदा हुआ? तो इंडिया को फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? तो नैम जो है बहुत सारे जगहों पर, ठीक है, कि जो है नैम जो है इंडिया को हेल्प किया दोनों अलाइंसेस से बचे रहने के लिए में। नैम जो है इंडिया को हेल्प किया अपनी आज़ादी को बचा करके रखने में, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करने में, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट में या इंटरनेशनल सिचुएशन में, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया नैम की वजह से इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी उठा पाया। तो यही सब चीज़ें हम देखते हैं। टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इंडिया का पॉलिसी क्या रहा? तो इंडिया का पॉलिसी रहा कोल्ड वॉर के दौरान नैम का। तो हमको नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट का इंडिया का जो है पॉलिसी था। लेकिन फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है, कब साइन होती है? 1972 में। किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। किस टाइम में? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान। ठीक है, और इस दौरान, ठीक है, इंडिया जो है बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में, बांग्लादेश की आज़ादी में इंडिया अपनी जो है वो फौज भेज देता है, और जिस वजह से पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर देता है और पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर दिया। तो अमेरिका के पावर को बैलेंस करने के लिए इंडिया मजबूरन यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है। तो फिर इंडिया की क्रिटिसिज्म होती है, ठीक है, इंडिया की नैम की पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म होती है कि आप तो यूएसएसआर के फ्रेंड हो गए। ठीक है, तो फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंदिरा गांधी ये जवाब देती है कि हम यूएसएसआर के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किए हैं, उस फ्रेंडशिप ट्रीटी में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि हम सिर्फ यूएसएसआर के ही फ्रेंड बन सकते हैं, हम जो है ज़रूरत पड़ी तो आपके भी फ्रेंड बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया जवाब देती, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाब देती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अब देखते हैं पॉलिसी ऑफ नैम वॉज अनप्रिंसिपल्ड। हाँ, ये कहा जाता है इस क्रिटिसिज्म में कि जो है ना इंडिया की नैम की पॉलिसी जो थी अनप्रिंसिपल थी। ये क्रिटिसिज्म होती है लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, इंदिरा गांधी जवाब दे देती है। ठीक है, लेकिन बट इट हेल्प। अब हम देखते हैं कि नैम इंडिया को कैसे हेल्प किया। तो नैम से इंडिया को क्या हेल्प हुआ कोल्ड वॉर के दौरान? तो नैम से इंडिया को ये हेल्प हुआ, इट हेल्प इंडिया टू कीप अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, नैम के थ्रू इंडिया को ये हेल्प हुआ, ये मदद मिला कि नैम की वजह से इंडिया जो है, जो दोनों अलायंसेस थे, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिवाइस किया। इसके अलावा इट हेल्प इंडिया टुक इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बहुत सारे इंटरनेशनल सिचुएशन में इंडिया जो है नैम की वजह से अनबाइस्ड, ठीक है, और जो है न्यूट्रल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो इंडिया के खुद के फेवर में था वो स्टेप्स जो है वो ले पाया। तो ये टॉपिक था हमारा इंडिया एंड कोल्ड वॉर का, कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया इस तरीके से बिहेव किया, इंडिया की ये क्रिटिसिज्म हुई और ये सब जो है फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, कि नैम आज की डेट में कितनी रेलिवेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर भी ध्यान देना है। तो नैम किस दौरान बनाई गई थी? नैम जब बनाई गई थी तो पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन वो ये जो है बाइपोलर वर्ल्ड था जिसको कहते हैं कि यूएस और यूएसएसआर और बहुत सारी कंट्रीज इसके फेवर में थी। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुका है। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, पूरी दुनिया यूनिपोलर बन गई थी, अमेरिका का डोमिनेंस शुरू हो गया था। लेकिन अब उसके भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अब जो है पूरी दुनिया ना ही बाइपोलर है ना ही यूनिपोलर है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में नैम की रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा नहीं बची रह गई है। ठीक है, तो नैम जब बनाई गई थी उस दौरान नैम रेलिवेंट था, लेकिन आज के डेट में नैम रेलिवेंट नहीं है। लेकिन हम उस सिचुएशन के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है। लेकिन नैम का और भी मकसद था। ठीक है, क्या सब मकसद था? कि अपने यहाँ डिस्पैरिटीज़ को दूर करना है। जो डेवलपिंग कंट्रीज सब थी, उन सब कंट्रीज़ में जो गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी थी, तो उन सब चीज़ों पर नैम अभी भी काम कर रही है। ठीक है, तो नैम एक तरीके से देखा जाए तो थोड़े बहुत मतलब जिस कंटेक्स्ट में बनाई गई थी उस कंटेक्स्ट को लेकर के रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन जो नैम अभी भी जो काम कर रही है, गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी, ठीक है, और जो है इनइक्वालिटीज़, इन सब चीज़ों पर नैम अभी भी काम कर रही है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि नैम की रेलिवेंसी क्या है।
लेकिन अब देखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो सम ट्रीटीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी ट्रीटीज भी साइन की जाती है, ठीक है। जिस ट्रीटीज में, अब ट्रीटीज क्यों साइन की जाती है तो हम क्या बताए थे, कोल्ड वॉर के दौरान रेस ऑफ आर्मामेंट शुरू हो गया था, रेस ऑफ सुपरमेसी थी, बहुत सारे हथियार, बहुत सारे वेपन्स जो है यूएस और यूएसएसआर ने इकट्ठा किया। लेकिन एक वक्त के बाद दोनों अलायंसेस को ये बात समझ में आने लगा कि ये जो हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है ना पूरी ह्यूमैनिटीज़ को इन सब चीज़ों से ख़तरा हो सकता है, या आने वाले दिनों में, ठीक है, जो है ना ये और भी कंट्रीज सब जो रखेगी तो उससे पूरी ह्यूमैनिटीज़ को ख़तरा होगा। तो ये सब कंट्रीज़ बहुत सारे ट्रीटीज़ साइन करना शुरू कर देती है। उसी सब ट्रीटीज़ में, ठीक है, ये ट्रीटीज़ है LTBT। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ आपको डेट पूछा जाएगा और फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक है। तो LTBT का फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। कब साइन की गई थी, 1963 में साइन की गई थी। LTBT में क्या था कि ये सब सारी कंट्रीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि अब इन्वायरमेंट में या अब एटमॉस्फेयर में और भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह टेस्ट नहीं किए जाए, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है का टेस्ट नहीं हो, या और भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरा क्या है, NPT, जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेट मतलब होता फैलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या था कि अभी तक जितनी भी जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उस टाइम में, ठीक है, जैसे हम देखें तो ब्रिटेन है, यूएसएसआर है, रशिया है, ठीक, सॉरी यूएसएसआर है, अमेरिका है, ठीक है, इसके अलावा चाइना है। तो जिसको हम UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 मेंबर, परमानेंट मेंबर कहते हैं। कौन कौन से मेंबर सब हैं, रशिया है, ठीक है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना, ये 5 कंट्रीज़। इन 5 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन ये सब कंट्रीज़ अब नहीं चाहती थी कि और भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, या न्यूक्लियर वेपन्स और ज़्यादा जो है लोग कंट्रीज़ के पास फैले, जिससे आने वाले दिनों में ह्यूमैनिटीज़ को खतरा हो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा नहीं फैले। तो इसी के लिए जो है इन लोगों ने जो है ना ये P5 मेंबर्स ने, ठीक है, क्या शुरू कर दिया, ये 5 कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है, तो इन लोगों ने एक ट्रीटी लाई जिसका नाम रखा गया NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1968। क्यों, क्योंकि आगे भी आएगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, ठीक है। तो ये सब वो कंट्रीज थी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और ये नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा और भी किसी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, ठीक है। तो ये इंडिया को भी ऑफर किया गया, लेकिन इंडिया NPT साइन नहीं किया। जो ये सब पार्ट हम पढ़ेंगे इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसीज में, ठीक है। और वो चैप्टर कहाँ पर होगा, वो चैप्टर है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का एक टॉपिक होगा इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी में। तो इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया जो है NPT साइन नहीं किया, इसी के लिए है। अगर इंडिया NPT साइन कर दिया होता तो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, ठीक है। तो LTBT क्या था कि एटमॉस्फेयर में और भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होने चाहिए, उसके लिए बहुत सारी जो है कंट्रीज से ये ट्रीटी साइन करवाई जा रही थी। NPT आप मतलब जो परमानेंट 5 मेंबर्स थे, ठीक है, UNSC के, जिसको हम जो है ना अमेरिका है, USSR है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है, इसके अलावा और किसी भी कंट्री के पास नहीं होने चाहिए। इसके लिए बाकी कंट्री से ट्रीटी साइन करवाए जा रहे थे 1968 में। तो ये दोनों ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, LTBT और NPT, इन दोनों का फुल फॉर्म, दोनों का डेट भी याद रखनी चाहिए। इसके अलावा ये सब ट्रीटी जो साइन हुई है ये सिर्फ और सिर्फ US और USSR के बीच साइन की गई थी। क्यों, इन दोनों को लग रहा था हमारे पास ज़्यादा वेपन्स है, तो क्यों नहीं हम लोग अपने अपने वेपन्स को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वेपन को डीन्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी सब दौरान SALT I, ठीक है, जिसका है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, मतलब US और USSR बात की कि हमारे पास जो वेपन्स है उन वेपन्स को कम करने के लिए या डीन्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ये बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर जो है दूसरी टॉक हुई SALT II, जिसका है आर्म्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 2, ठीक है। तो ये है, उसके बाद और भी ट्रीटीज है, START I, START II। START I का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो यहाँ पे बात हुई थी, ये टॉक है, और उसके बाद ये बाद में ट्रीटी साइन की गई। तो इन सब चीज़ों का सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है, SALT I, SALT II, START I, START II। SALT का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, और START का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी।
इंटीग्रिटी, और डेट यहाँ लिखा हुआ कब कब। लेकिन इन सब में से आपको इंपॉर्टेंट एलटीबीटी है और एनपीटी है, ठीक है। सॉल्ट वगैरह का सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी टॉपिक है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को बुक में बॉक्स वगैरह में मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है यहाँ से, तो ज़्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता लगता है कि ये हमारे चैप्टर का पार्ट है या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या हमारे चैप्टर से बाहर का पूछा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं वन लाइनर में होगा या कहीं ना कहीं बॉक्स वगैरह में है, ठीक है। क्या है? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ठीक है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या है, ठीक है। एकदम बच्चों को एकदम अजीब से ये क्वेश्चन लगता है, ये कहाँ से बीच में आ गया, ठीक है। हैरी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो एक अपना थ्योरी देते हैं, अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, जिस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि कैसे हम जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म को, ठीक है, जो है वो रोकें, कहाँ? यूरोप में फैलने से। आप लोगों को पता ही है कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था। कैपिटलिज्म सोशलिज्म या कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ होता है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, जो है ये स्टेटमेंट दिया कि हम कैसे जो है यूरोप में कम्युनिज्म और सोशलिज्म को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। याद रखिएगा, हैरी ट्रूमैन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, ठीक है, वही ये स्टेटमेंट दिया था, उसी को ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या था? इट वाज द फाइनेंशियल एड बाय द अमेरिका टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी तबाही और बर्बादी हुई यूरोप में, तो हम देखे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो कोल्ड वॉर के दौरान वेस्टर्न यूरोप की कंट्री सब थी तो अमेरिका के फेवर में, तो अमेरिका इन सब कंट्रीज को पैसे से फाइनेंशियली हेल्प करती है, ठीक है, कि अपने यहाँ इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, और कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम कह सकते हैं उसको अपनाने के लिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए ये जो अमेरिका का वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को फाइनेंशियल एड था, पैसे से मदद किया गया था, इसी एड को, इसी मदद को जो है क्या नाम दिया गया? मार्शल प्लान नाम दिया गया। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। कोल्ड वॉर का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक आखिरी वीडियो बनाएंगे कोल्ड वॉर से रिलेटेड, जो कि रिवीजन वीडियो होगा। एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को कवर करने की, और उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम जो वो हो सकता है अभी नहीं बनाए, बाद में बना दें, कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, उस क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो यूजफुल लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपके एग्जाम में हेल्प हो रहा है, तो आप जो है इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।